हेलो एवरीवन। पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे 21 से लेके 30 तक, ईयर 2019। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। वेल, सो हियर वी गो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या बोला गया है। तो इसमें हमें एक पीडीएफ गिवन है किसी एक्स रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, एक्स हमारे पास कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसके लिए पीडीएफ डिफाइन कर रखा है कि एफ एक्स विल बी 1/3 एक्स रेज टू द पावर 7 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और जब एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं है वहां पे जीरो। ओके, उसके बाद इसने एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया डब्ल्यू, दैट इक्वल टू 2x स्क्वायर। और फिर इसके बारे में पूछा कि डब्ल्यू जो रैंडम वेरिएबल होगा वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको देख के मतलब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले भी हम हमेशा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ऑब्जर्व करके हम क्या चीज किस वे में जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक ऑप्शन में काई स्क्वायर दे रखा है। तो अगर हमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है डब्ल्यू को, जो ये होगा भी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 4 है तो काई स्क्वायर ही होगा। ठीक है, सो हमें डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, वो कोई काई स्क्वायर होगा। बस हमें उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालाइज करनी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो W इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन है। 2x स्क्वायर इज बेसिकली एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जब इन्वर्टिबल फंक्शन होता है तो वहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल लगाते हैं। किस वे में लगाते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो सॉल्यूशन में देखते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, 18 है या नहीं है, आई गेस समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट भी कर रहा हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, तो गिवन था कि हमारे पास कोई फंक्शन था x का। ठीक है, दैट इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x दैट इक्वल टू 1/3 x रेज टू द पावर 7 x रेज टू द पावर 7 e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इज ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद w इसने नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया जो है 2x स्क्वायर। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते थे, अगर w के लिए हमारे पास जो पीडीएफ आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो अगर मैंने उसको नाम दिया GW, सो GW विल बी मोड ऑफ dx बाई dw इंटू एफ एक्स कौन सा एफ एक्स, ये वाला। जो मतलब हमारे पास एक ओल्ड वेरिएबल था, एक हमने नया वेरिएबल बनाया। ओल्ड वेरिएबल हो गया x, न्यू वेरिएबल हो गया 2x स्क्वायर दैट इक्वल टू w। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है 2x स्क्वायर, ये इन्वर्टिबल है। तो अगर फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो उस केस में हम ये वाला फंक्शन लगा सकते हैं, और वी कैन सी ये वाली प्रॉपर्टी या फिर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर हम काम करेंगे। तो अब हमें W गिवन था, W इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो अगर W को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी dx बाई dw। ठीक है, तो मैंने इसको सोल्व किया तो dw बाई dx आ गया हमारे पास 4x। ओके, लेकिन जब भी ना, यहाँ पे भी जब भी हम सोल्व करेंगे तो एक चीज याद रखेंगे कि जब भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ ऐसे सोल्व करते हुए लेके आएंगे, तो अगर हमें W एक नया पैरामीटर बन गया था यहाँ पे, और वी कैन से नया रैंडम वेरिएबल बन गया था, तो इस रैंडम वेरिएबल का जो पीडीएफ होगा वो सिर्फ इसी रैंडम वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होगा। बट आई एम सेइंग कि हमारे पास जो यहाँ पे एफ एक्स था, वहां पे जहां पे भी एक्स था वहां पे रिप्लेस करेंगे डब्ल्यू को। कैसे करेंगे, ऊपर देखो फंक्शन क्या गिवन था, डब्ल्यू इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो बेसिकली एक्स विल बी रूट ऑफ w/2। ठीक है, तो जहां पे भी पीडीएफ में, यहाँ पे एक्स के पीडीएफ में एक्स था, वहां पे w/2 का रूट यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो dw/dx आया था वहां पे भी एक्स की वैल्यू थी, एक्स के यहाँ पे हम रूट w/2 यूज करेंगे। तो जैसे हम जो जी डब्ल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हो गया 1/4x इंटू 1/3 एक्स रेज टू दावर 7 ई रेज टू दावर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी, √w/2। ठीक है, फिर जैसे हम इसको सोल्व करते जाएंगे तो मतलब w की पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे w/2 का रूट लिखेंगे, और उसको जैसे जैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखा रखा है इसको। तो फाइनली इसको सोल्व करके मेरे पास फाइनल रिजल्ट में कुछ ये आ गया। इस स्टार्टिंग में कुछ कांस्टेंट है √2/4 इंटू 3, मतलब मैंने इसको सोल्व नहीं किया, बस एक रफली आइडिया ले लिया। और तुम भी मत करना एग्जाम में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है तो प्रॉपर सॉल्यूशन की नीड नहीं होती है। रफली कैलकुलेट करो, उसकी जगह पे कांस्टेंट यूज कर लो। ठीक है, अगर कांस्टेंट की नीड नहीं है तो, मतलब पर्टिकुलर तो पूछ नहीं रहा, तो इसको मैंने कांस्टेंट का कांस्टेंट रखा, इसको फर्दर सोल्व भी नहीं किया। यहाँ पे w की पावर बन गई 3 ई रेज टू द पावर w/2 माइनस w/2। ठीक है, अब ऑप्शन ऑप्शन में क्या क्या थे हमारे पास सारे ऑप्शन थे कि जो हमारे पास W था। देखो ऑप्शन कहाँ पे, ये रे, जितने भी ऑप्शन थे वो कह रहे थे कि जो हमारे पास W रैंडम वेरिएबल है वो काई स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना था। ओके, तो अभी हमने निकाला W के लिए जो पीडीएफ था वो। सो थिंग इज ये सब कांस्टेंट। अब हमें देखो काई स्क्वायर का सबसे पहले तो जो पीडीएफ होता है वो याद होना चाहिए। तो काई स्क्वायर का पीडीएफ क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ काई स्क्वायर लिख रहा हूँ, देन दैट थिंग विल बी 1/2 रेज टू द पावर n/2 गामा n/2, उसको मैंने कांस्टेंट लिख दिया k इंटू ई रेज टू द पावर काई स्क्वायर बाय 2 डॉट काई स्क्वायर रेज टू द पावर n/2 -1।
ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा, उसका वही कारण है कि हमें जल्दी से सोल्व करना है, तो पूरा मत लिखो। यहाँ पे ऊपर जैसे मैंने सोल्व किया, अब बेसिकली काई स्क्वायर कौन सा है, डब्ल्यू है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है। तो जहां पे भी ऊपर कंपेयर करोगे डब्ल्यू की पावर 3, दैट मीन्स काई स्क्वायर की पावर n/2 - 1। ठीक है, इधर तो ये था ही w/2, तो ये चीज तो कांस्टेंट सेम रहेगी, मतलब ई की पावर में सेम है। डब्ल्यू की पावर को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे काई स्क्वायर की पावर को कंपेयर करेंगे, तो 3 विल बी इक्वल टू n/2 - 1। ठीक है, तो जैसे इस कंपैरिजन को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू आती है 8। ठीक है, तो जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको प्रॉपर सोल्व नहीं करना, थोड़ा रफ आइडिया लेना है कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बनता दिख रहा था कि काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन बनना है, तो काई स्क्वायर के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें कंपेयर करना था कुछ, तो प्रॉपर कांस्टेंट को मैं भूल गया। उसके बाद जो डब्ल्यू की पावर थी और ई की पावर थी उन सबको देखा और काई स्क्वायर के डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करके देख लिया, तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ओके, तो इसमें कुछ नहीं था, बस बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था। तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है जब ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, तो जी डब्ल्यू विल बी मोड ऑफ डी एक्स बाई डी डब्ल्यू इंटू एफ एक्स। ठीक है, डब्ल्यू कौन सा वेरिएबल हो गया, नए वाला, एक्स कौन सा हो गया, पुराने वाला, और यहाँ पे जब सोल्व कर रहे हैं तो एक्स की जगह पे डब्ल्यू को रिप्लेस करेंगे इन दिस फॉर्म, जो फंक्शन था वहां पे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 को देख के आधे बच्चे तो छोड़ देते हैं, ई की पावर, फिर नीचे भी 1 + ई की पावर एक्स, उसके स्क्वायर, तो इतना सब देख के छोड़ ही देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, इस पे भी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल दे रखा है, कंटिन्यूस होगा मतलब इसने रेंज भी दे दी इसकी, ये -∞ से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है। उसके बाद इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला है, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स 1 + ई रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर 2। हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो इसमें कैलकुलेशन तो आएगी, लेकिन उस कैलकुलेशन को हम कैसे छोटा करेंगे या फिर कैसे सोल्व करेंगे, क्या लगाएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होती है इंटीग्रेट फॉर द होल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक्स की पूरी रेंज के लिए उसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, सो एक्स इंटू एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन डीएक्स के रेस्पेक्ट में किस रेंज के ऊपर, -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इतना बड़ा सा है, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो जब भी क्वेश्चन बन के आता है या तो वो बहुत बड़ा बन के आएगा। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो उसका 80% चांस है कि वो बहुत बेसिक होगा, बस बड़ा सा दिख रहा होगा, उसको सोल्व करने में हमें टाइम नहीं लगेगा अगर तुम उसमें कैच कर गए कि कैसे सोल्व करना है। तो अगर तुम कैच नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब थिंग इज आईआईटी वाले खुद से भी 20% क्वेश्चन ऐसे भी बनाते हैं जिनमें टाइम लगे, मतलब उनको तुम छोटे तरीके से नहीं कर सकते, मतलब कर भी सकते हो लेकिन हाँ नहीं कर सकते, 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें टाइम लगाते हैं, लेकिन अगर 80% क्वेश्चंस को देखा जाए तो बहुत जल्दी होते हैं, उनके ऊपर बेसिक लगता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं 1 2 0 0। तो अगर जो बिल्कुल नहीं पढ़ गया वो तुक्के मारेगा 0 0 वाले पे। ठीक है, लेकिन तुक्के नहीं मारने, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.66 की। ठीक है, लेकिन आंसर इसका बी और डी में सही है, कैसे उसको हम देख लेते हैं। तो अगर तुम्हें अज्यूम करना है कि अज्यूम, तो देखो अज्यूम तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के ऊपर ही आ जाता है, हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन करना है। तो एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती थी कि अगर हम इंटीग्रेट करते थे -a से लेके a तक किसी फंक्शन को, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -a टू a सम फंक्शन एफ एक्स, अगर वो फंक्शन ओड फंक्शन आ जाता था तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती थी, और अगर इवन आता था 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a हो जाता था। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो यही देखना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी थी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी एक्स इंटू एफ एक्स, -∞ से इन्फिनिटी एक्स की रेंज आएगी। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन कौन सा बन गया, एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स 1 + ई रेज टू द पावर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, ये मैंने ए से बी क्यों लिखा, ठीक है, यहाँ पे -a से a आएगा। ठीक है, ये मैंने गलती से a से भी लिखा, -a से a आएगा यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर -a से लेके a तक हम इंटीग्रेट करते हैं और जो अंदर फंक्शन गिवन होता है, अगर वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम हो जाता है 0 से लेके a तक इंटीग्रेशन, अगर ओड होता है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। तो मैं फंक्शन के ऊपर बात करता हूँ कि जो अंदर फंक्शन बना है, इसको मैंने नाम दे दिया f1x। ठीक है, तो f1x मेरे पास फंक्शन है, मैं इसका ओड या इवन चेक कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने फंक्शन में x की जगह पे -x रिप्लेस किया तो फंक्शन की वैल्यू आ गई सोल्व होके -x e रेज टू द पावर x 1 + e रेज टू द पावर, यहाँ पे भी x आएगा, मैंने गलती से लिख रखा है यहाँ पे भी। देखो इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया होगा,
ई रेज टू द पावर माइनस एक्स था, तो 1 बाई ई रेज टू द पावर एक्स लिखा होगा, ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर नीचे कॉमन आ गया, उसको ऊपर लेके गया तो उससे कैंसिल हुआ, तो ऊपर ई रेज टू द पावर एक्स बन गया, तो यहाँ पे बनेगा ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1, जो यहाँ पे मैंने ई रेज टू द पावर माइनस एक्स लिखा गलती से, तो इसको सही कर लेंगे। तो जैसे मैंने x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस किया तो सॉल्यूशन आ गया माइनस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स उसका स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन्स जो पहले वाला फंक्शन था वो कौन सा था, ये फंक्शन था x इंटू ई रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर 2। ठीक है, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में डिफरेंस क्या है, बेसिकली एक माइनस एक्स का, मतलब एक माइनस साइन का, सो बेसिकली एफ ऑफ माइनस एक्स कम आउट टू बी माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ई रेज टू द पावर एक्स है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो फंक्शन था वो ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन है तो पूरी रेंज के लिए माइनस ए से लेके ए तक इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी एक्सपेक्टेशन तो 0 आ गई। ठीक है, तो बी और डी, अगर तुक्का नहीं मार रहे हो तो हाँ श्योर हो गए हो कि बी या डी में से ही आएगा। ठीक है, तुक्का मार रहे हो तो अलग बात है, लेकिन तुक्का नहीं मारना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बेसिकली जो पीडीएफ गिवन था उसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 से लेके इन्फिनिटी, तो ई रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर 2 dx। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जो था उसको मैंने टी पुट किया, तो जैसे इसको टी पुट किया मैंने तो ई रेज टू द पावर एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 1 थी तो वहां पे t की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस ई, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस ई, एक्स की पावर जैसे इन्फिनिटी जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू सॉरी, एक्स की वैल्यू अगर इन्फिनिटी जाएगी तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और वीकेंड सब्सटीट्यूशन लगाया यहाँ पे, तो 1 प्लस ई से लेके इंटीग्रेट किया इन्फिनिटी तक डी टी बाई टी स्क्वेयर, तो इसको जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 1 डी। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं करना था। हाँ, काफी बच्चे होते हैं जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखेंगे तो जैसे फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स उसकी पावर 2, ये देख के सोल्व नहीं करेंगे, करना ही नहीं है। ठीक है, वो मान लेंगे कि हो गए नहीं यार, इतना बड़ा इंटीग्रेशन कौन करेगा, लेकिन जो भी बड़ी चीजें होती हैं या तो उन्हें बहुत छोटी चीज लगेगी, जैसे यहाँ पे माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको ट्राई करते रहना है, हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या बोला गया कि कोई बल्ब था, उसकी इसने डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कि उसका लाइफ टाइम इन ईयर। यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखने की है, एक इसने बोला लाइफ टाइम इन ईयर, कोई बल्ब था उसके लाइफ टाइम दे रखा है इन ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज एक्सपोनेंशियल 1। ठीक है, तो जो टाइम था टी वो इन ईयर है और डिस्ट्रीब्यूटेड एज एक्सपोनेंशियल 1 यूजिंग पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमें पॉइसन लगाना है, अप्रोक्सीमेट करना है बेसिकली, अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी या फिर क्या एन लार्ज। ठीक है, अगर लार्ज एन होता है प्रोबेबिलिटी लेस मतलब काफी छोटी होती है, इन दैट केस वी अप्लाई पॉइसन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो वहां पे लैम्डा कितना हो जाता है एन पी, सो हमें यहाँ पे एन और पी जनरेट करना है सो दैट हमें पी वो लैम्डा पता चल जाए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करना है। उसके बाद इसने बोला आउट ऑफ 50 रैंडमली सिलेक्टेड चूजन बल्ब। ठीक है, तो 50 हो गया एन की वैल्यू। ठीक है, बल्ब कितने हो गए 50। उसके बाद हमें इसने बोला कि एटमोस्ट 1 फेल विद इन 1 मंथ। तो पहले क्वेश्चन को ही समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। तो इसने तीन बातें कही यहाँ पे। इसने सबसे पहली बात बोली कि जो बल्ब था उसका लाइफ टाइम जो था वो ईयर में डिनोटेड है, और जो ईयर में उसका टाइम डिनोट कर रहा है वो एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहा है, सबसे पहली बात। उसके बाद दूसरी बात इसने बोली कि कोई बल्ब है उसको 1 महीने में या फिर 1 महीने से पहले खराब होना है। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, कोई बल्ब है जिसका टाइम लाइन है कि वो या तो 1 महीने में खत्म होगा या 1 महीने से पहले ही खत्म हो जाएगा, मतलब इसने लिखा है ना 1 फेल्स विद इन 1 मंथ। ओके, फिर इसने बोला कि हमारे पास 50 बल्ब थे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बाइनोम वो लगाना है, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन करना है। तो हमें एन की वैल्यू पता है कि एन की वैल्यू यहाँ पे 50। ठीक है, तो हम पी कैसे जनरेट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझा जाए तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि एक बल्ब को फेल करना है 1 महीने में, मतलब 1 महीने का टाइम है वहां पे फेल करना है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी फेल करने की वो क्या होगी कि जो बल्ब था उसका जो टाइम लाइन है और वी कैन से लाइफ टाइम है वो कितना होगा लेस देन 1 मंथ। मतलब रिपीट कर रहा हूं दोबारा से,
दोबारा से ध्यान से सुनेंगे, मतलब कैलकुलेशन सॉल्यूशन में तो लिखे रखा है मैंने, लेकिन पहले इसको समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास टाइम था, किसी बल्ब का टाइम था कि वो कितने दिन तक चलेगा, वो ईयर में था और एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि मेरे पास जो कलेक्शन था बल्ब का वो था 50, एन की वैल्यू आ गई। फिर इसने बोला कि हमें बताना है कि एक या फिर दो बल्ब, इसने बोला एटमोस्ट वन, सॉरी हाँ, इसने बोला कि जो 50 बल्ब थे उनमें से या तो एक भी फेल ना करे या फिर एक बल्ब फेल करे, कितने दिन में, एक महीने के अंदर। मतलब एक महीने का टाइम अगर हम नोट करते हैं तो हमारे पास 50 बल्ब थे, उनमें से या तो एक फेल कर गया या दो, जीरो, सॉरी, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। तो बेसिकली फेल करने की प्रोबेबिलिटी हमें कहां पे निकालनी है कि किसी का जो टाइम था वो लेस देन वन हो। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो निकालना चाह रहा है वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी टी इज लेस देन 1/12। ठीक है, 1/12 कैसे आया, ये ईयर में था तो 1/12 हो जाएगा। समझ में आया? तो सॉल्यूशन के ऊपर आता है, गेस वहां से जल्दी समझ में आएगा। बाकी आई गेस समझ में तो आया होगा जो मैंने समझाया वो भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो इसने बोला था कि जो टाइम था वो एक्सपोनेंशियल वन को फॉलो कर रहा था और टी था वो ईयर में था। ठीक है, फिर इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ, वो प्रोबेबिलिटी थी कि बल्ब फेल कर जाएगा विद इन 1 मंथ। दैट मीन्स उसका टाइम 0 से 1/12 होगा, जो मैंने अभी पीछे बोला। तो एक्सपोनेंशियल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता था, थीटा ई रेज टू द पावर माइनस थीटा एक्स। ठीक है, तो 1 डॉट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, कहां से इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके 1/12। ठीक है, तो इसको जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1/12। तो जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हमारे पास आ गई 0.00799, और वी कैन से 0.008 अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। तो दोबारा इसको समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, समझने की बात है इसमें। इसने बोला कि हमारे पास कोई बल्ब था, उसका टाइम था वो फेल कर जाएगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक्सपोनेंशियल को था। फिर इसने बोला कि विद इन 1 मंथ फेल करना है, तो विद इन 1 मंथ फेल करने की प्रोबेबिलिटी होगी। हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन और वी कैन टेक टाइम के लिए जो टी था उसके लिए प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 मंथ तक। 1 मंथ मीन्स 1/12 ईयर। ठीक है, तो जैसे इसको इंटीग्रेट किया प्रोबेबिलिटी आ गई। अब एन गिवन था 50, पी भी हमें निकाल लिया यहाँ से, तो लैम्डा जाएगा हमारे पास एन पी। तो जैसे लैम्डा फाइंड आउट करेंगे एन और पी को मल्टीप्लाई करके तो उसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, फिर इसने बोला था कि एटमोस्ट वन फेल करे, 50 में से एटमोस्ट वन फेल करे। सो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 0 या फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1। तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम लिख, सॉरी, पॉइजन के लिए हम लिख देंगे ई रेज टू द पावर माइनस थीटा, थीटा रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। कौन कौन से केस में, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1, और वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और वी कैन से लैम्डा इक्वल टू 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.09। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें बस दो तीन चीजें नोट करने की थी कि टाइम कैसे, इसको इसने किस फॉर्म में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया और फिर किस वे में यूज किया। ठीक है, इसके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। तो इसने बोला कि लेट एक्स फॉलो ए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसके पैरामीटर थे m,2। ओके, ठीक है, तो इसने कोई पैरा मतलब कोई एक्स था जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रहा है कि उसके दो पैरामीटर होते हैं बीटा के, एक m होता है एक n होता है। n की वैल्यू दे दी 2, m अननोन है। फिर उसने कंडीशन दी कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हम m फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो बीटा का पीडीएफ क्या होता है वो याद रखना है। तो बीटा का पीडीएफ मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मेरे पास बीटा फंक्शन होता है, देखो ये ब्लर फोटो ब्लर वगैरह आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ तो सुन लेना, समझ में आ जाएगी आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास था कि इसने गिवन कंडीशन लिख रखी है पहले तो मैंने कि एक्स था जो बीटा को फॉलो कर रहा है m,2 को, और प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो बीटा 1 ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स दैट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स विल बी 1 बाय बीटा m,n x रेज टू द पावर m-1 1 माइनस x रेज टू द पावर n-1। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है बीटा 1 के लिए, और x की रेंज कितनी होती है 0 से लेके 1। और हमें यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है। हमें एक पैरामीटर तो गिवन है कि n की वैल्यू 2 है, m हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो हम वो भी लगा सकते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब 0 से 1 के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं वो पीडीएफ को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m की। अब इसने दूसरी कंडीशन खुद से दे रखी थी कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1/2, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो इसने बस उसको रेंज डाल दी
कि 1/2 इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 0 से लेके 1/2 1 बाय बीटा m कोमा n x रेज टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है, n की वैल्यू 2 है यहाँ पे dx। उसके बाद क्या किया इसने, इस x की पावर m माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 1/2 1 बाय बीटा m कोमा 2 x रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू द पावर m, ठीक है, m माइनस 1 प्लस 1 m dx। फिर क्या इसने सेपरेट किया क्या, नहीं, वैसे इसने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब मैंने किया, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने 1 बाय बीटा m कोमा 2, इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर m डिवाइडेड बाय m माइनस x की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखो रेंज कहां से कहां तक जा रही थी, 0 से लेके 1/2, तो मैंने लिखा 0 से लेके 1/2, तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो जैसे लिमिट वगैरह पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी m इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m माइनस 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा पूरा का पूरा, मतलब कुछ ऐसे सोल्व करके उसके बाद इसको इंटर रिलेशन या फिर कुछ कुछ सोल्व करते जाएंगे। n माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या, वो हाँ फैक्टोरियल क्या होता है, ये क्या है, बीटा गामा, सॉरी 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 गामा ऑफ m प्लस 2 इक्वल टू m प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इनको सोल्व करते जाएंगे, तो जैसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट होगी m इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m माइनस 1 2। तो ऐसी इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो जो भी ऐसी क्वेश्चन आती है तो उनको हम हिट एंड ट्रायल से सोल्व करेंगे, इनके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन के ऊपर नहीं जाएंगे, बस हिट एंड ट्रायल करेंगे, तो वन पुट करके देखेंगे सेटिस्फाई किया नहीं किया, ठीक है, जैसे मैंने कर रखा है सॉल्यूशन में। हिंदी फोटो आ रही है ना, ये कोई नहीं। 2 रेज टू द पावर m माइनस 2 इक्वल टू m, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, जैसे मैं m की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो ये फेल कर जा रही है कि 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे 2 रखा तो सेटिस्फाई कर रहा था, तो m की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। बीटा 1 के लिए मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं, तो मीन होता है m बाई m प्लस n, वेरिएंस होता है mn बाई m प्लस n का स्क्वायर m प्लस n प्लस 1, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, तो वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 1/20 इस फॉर्म में यूज करते हुए, ठीक है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर बीटा का तुम्हें याद नहीं है तो बहुत, अभी हमने ऊपर देखा कि इसका इंटीग्रेशन जैसे ही हम कर रहे थे तो बहुत इजी था, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना था, बस सेपरेट करना था, वैल्यूज पुट करनी थी, हो रहा था। m और n की वैल्यू हमारे पास आ गई, अगर m और n की वैल्यू छोटी है तो, ठीक है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 2 थी, तो बेसिकली जब भी हम इसको सेपरेट करेंगे वैल्यू 2 रखेंगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर m और n की वैल्यू बहुत बड़ी है, लाइक 8 9 कुछ ऐसे आ गया, तो उनको अंदर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसलिए तो फॉर्म याद कर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटी वैल्यू थी, लाइक m और n की दोनों वैल्यू 2 2 थी, छोटी वैल्यू थी, तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा सकते थे कि वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला तो याद रहता ही है, m बाई m प्लस 1 m बाई m प्लस n, सॉरी, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेंगे अगर छोटी वैल्यू थी तो, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू है तो नहीं करेंगे। सो मैं सजेस्ट करूंगा ये फॉर्मूले याद ही कर लेंगे, मीन का भी वेरिएंस का भी, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसमें भी कुछ नहीं था, देखो जो कंडीशन गिवन थी उसको सोल्व किया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सो x1 x2 एंड x3 आर IID यूनिफॉर्म 0,1, ओके, कि 3 रैंडम वेरिएबल थे x1 x2 एंड x3, तीनों IID थे, यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहे थे। उसके बाद हमें बताने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि x1 इज ग्रेटर देन x2 प्लस x3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए थे, मतलब मेरे वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तुम्हें, उसमें मैंने मे बी ये प्रॉपर्टी बताई होगी कि अगर मेरे पास x1 और वी कैन से x और y दो रैंडम वेरिएबल है, दोनों IID यूनिफॉर्म 0 को फॉलो कर रहे होते हैं, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लो, ठीक है। अगर नहीं भी करोगे तो और भी तरीके होते हैं सोल्व करने के, लेकिन सजेशन है कि इनको याद कर लो, कुछ चीजें याद करने की होती हैं, तो उनमें यही है कि इंटर रिलेशन, या फिर देखो जब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें भी मैंने काफी जगह बोला था कि कुछ चीजों को याद कर लो, तो उनको याद करना है, और यहाँ पे भी ये बात मैं बोल रहा हूँ कि याद कर लो तो याद करना है, ठीक है। अगर याद नहीं करोगे तो टाइम लगेगा और हमें टाइम बचाना है वहां पे। तो यहाँ पे इसने बोला था कि x1 मस्ट बी ग्रेटर देन x2 प्लस x3, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ओके। तो इसके लिए देखो मैंने बोला कि इसको याद करना है, तो मेरे को याद है, सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अगर मेरे पास x और y दो IID यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर केस है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा x प्लस वाई का, x प्लस वाई when x plus y belonging to 0 to 1 and 2 minus x plus y when x plus y belonging to 1 to 2, ठीक है। और x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगा
कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई विल बी एक्स माइनस वाई प्लस वन, -1 से लेके 0 तक, और 1 माइनस एक्स माइनस वाई 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। कॉन्टिन्यूस वाले पार्ट में मैंने लिखा होगा, यस, नहीं लिखा तो यहाँ पे देख लेंगे, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये काफी बार यूज होता था। ओके, तो हमें बोला था कि x1, x2 और x3 हमारे पास IID यूनिफॉर्म 0,1 है। ठीक है, फिर इसने बोला कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि x1 मस्ट बी ग्रेटर देन दिस थिंग। अब x2 और x3 को अगर मैं समेशन कर रहा हूं तो बेसिकली जो पार्ट 1 था हमारे पास, ये वाली, ये बन गया। इसको x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ सम अदर कॉन्स्टेंट k, और वी कैन से अदर रैंडम वेरिएबल k। ठीक है, सो f ऑफ k विल बी k व्हेन k इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to 1 एंड 2 माइनस k जब 1 और 2 के बीच में k होगा तो। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा f ऑफ k इक्वल टू k 0 से लेके 1 के बीच में, 2 माइनस k 1 से लेके 2 के बीच में। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, काफी गंदी पीडीएफ हो गई आज तो। ठीक है, बोल रहा हूँ तो सुन लेंगे। प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन k, हमें ये निकालना है। सो बेसिकली हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, x और k दो रैंडम वेरिएबल है, x अलग हो गया, मैंने x1 को नाम दे दिया है x क्योंकि हम x को रिप्लेस कर चुके। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन k, x और k दो रैंडम वेरिएबल है तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। अब देखो ये इंडिपेंडेंट होगा, x1 x2 x3 IID थे तीनों, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, तो इनका जॉइंट हो गया f ऑफ k इंटू f ऑफ x। f ऑफ x था 1, सो 1 इंटू f ऑफ x। फिर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी सच दैट k इज लेस देन x। सो x तो अपनी पूरी रेंज लेगा 0 से लेके 1 तक। ठीक है, x 0 से लेके 1 तक गया, और जो k था उसको हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, k मस्ट बी लेस देन x। सो k भी देखो कहां से कहां तक जा सकता था, 0 से लेके 2 तक जा सकता था, लेकिन x की वैल्यू है 1, तो उसकी अपर लिमिट कितनी रखेगी, x। तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू x, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 1, ये x के लिए लिमिट है और ये k के लिए लिमिट है। तो इसको जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो गया k² 2 लिमिट 0 से लेके x तक dx। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन था। तो इसमें भी कुछ नहीं था, बस कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमें याद रखनी है। मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर्टी है, ये पर्टिकुलर केस है, इनको याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन था। अगले सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमारे पास x और y दो IID यूनिफॉर्म 0,1 है। सो देखो, एक तो सबसे पहली बात, जो यूनिफॉर्म 0,1 डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में जितनी भी बातें हैं, वो हर जगह से पढ़ लेंगे, हर बुक से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। मतलब यूनिफॉर्म 0,1 और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में जहां से भी मिले पढ़ लो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि x और y दो हमारे पास IID यूनिफॉर्म 0,1 है, और हमें बताना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता क्या है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता था, x इंटू एफ एक्स, और x की पूरी रेंज के लिए इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है x गिवन x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेशन तो x की ही निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन चेंज होगा, किस फॉर्म में चेंज होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी यहाँ पे, क्योंकि कंडीशनल कुछ लिखा हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। Okay, so here is the solution. ठीक है, तो इसने बोला x और y IID थे, हमें एक्सपेक्टेशन इस चीज की निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन का बेसिक फॉर्मूला लिखा मैंने कि इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर द होल रेंज ऑफ x इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x गिवन x ग्रेटर देन y, जो यहाँ पे लिखा था। ठीक है, इसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अब x कहां से कहां तक जा सकता था, 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 x इंटू, अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, f ऑफ x कोमा x ग्रेटर देन y। ठीक है, दैट मीन्स जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यहाँ पे dx हो रहेगा, मैंने dx नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय f ऑफ x ग्रेटर देन y। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली चीज ये ऊपर आएगा जॉइंट। तो अब ये चीज तो हमें सीधा दिख रही है कि x और y दोनों IID थे यूनिफॉर्म 0,1, तो प्रोबेबिलिटी सच दैट x इज ग्रेटर देन y, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, मतलब कैसे देखा जाए, स्क्वायर बना लो, सिंपल सी बात है। मतलब y इधर था, x इधर था, इसकी वैल्यू 1 तक जा रही थी, इसकी वैल्यू 1 तक जा रही थी, ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्रेटर देन 1 का मतलब एरिया हाफ हो जाएगा, तो 1/2।
ठीक है, अब बात करते हैं जो न्यूमरेटर में दे रखा है हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि हमें इनका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन एक्स, इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही थी, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, और वाई के बारे में क्या बोल दिया, वाई लेस देन एक्स। तो जैसे ही हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन में देखा कि दोनों इंडिपेंडेंट थे, सबसे पहली बात तो दोनों इंडिपेंडेंट थे, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई। मतलब एक्स को इसने पूरा रन कर दिया कि एक्स इससे लेके इसके बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1। अब ये कौन सा बच गया, बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ वाई बच गया, सच दैट वाई इज लेस देन स्मॉल एक्स। ठीक है, सो देखा जाए तो ये हमारे पास सीडीएफ हो गया। ठीक है, फिर से देखेंगे इसको, यहाँ पे क्या था, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन कि एक्स और वाई लेस देन 0। दैट मीन्स एक्स के ऊपर तो कोई लिमिट है नहीं यहाँ पे। अगर मैं एक के ऊपर ही देखो, डिपेंडेंट लिमिट और इंडिपेंडेंट लिमिट हम एक के ऊपर रखते हैं, एक को डिपेंडेंट करते हैं और एक को इंडिपेंडेंट करते हैं जब भी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, या फिर जहां पे भी जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जहां पे भी कुछ यूज होगा, तो उस केस में हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल होंगे। अब एक को हम डिपेंडेंट रखेंगे, एक को इंडिपेंडेंट रखेंगे, ये बात हमेशा याद रखेंगे, दोनों को डिपेंडेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं एक्स को इंडिपेंडेंट कर रहा हूं यहाँ पे, दैट मीन्स एक्स अपनी पूरी रेंज ले रहा होगा 0 से लेके 1 तक, कोमा वाई लेस देन एक्स। तो जैसे इसने पूरी वैल्यू ली तो ये तो 1 हो गया। अब ये क्या बच गया, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बच गया कि एफ ऑफ वाई लेस देन एक्स, दैट मीन्स सीडीएफ ऑफ वाई। और वी कैन से पीडीएफ ही देख लेते हैं ना, प्रोबेबिलिटी फंक्शन और सीडीएफ कुछ भी कह सकते हैं इसको। सो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन एक्स विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स 1 डॉट डी वाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन वाई का कितना था, 1, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके एक्स तक, क्योंकि वाई को एक्स से छोटा होना पड़ेगा। सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी एक्स। ठीक है, अब ऊपर वाले फॉर्म में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, x इंटू एक्स जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, एक x पहले से था, डिवाइडेड बाई 1/2 dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेके 1 टू एक्स स्क्वायर dx, दैट इक्वल टू 2x³ by 3, और लिमिट 0 से लेके 1 तक, सो 2/3। तो 2/3 ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से इसको